हमारा क्या है, ब्लड है। तो ब्लड क्या होता है, ब्लड हमारे बॉडी में एक मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू है, और मोबाइल का मतलब होता है मूवमेंट करने वाला। तो एक ऐसा टिश्यू जो मूवमेंट करे, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, इसका नाम दिया गया मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू। मोबाइल का मतलब मूवमेंट होता है, ठीक है ना। चलो, तो एक ऐसा मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू है रेडिश कलर का। रेडिश कलर मतलब रेड कलर का, जैसा कि हम लोग को पता है कि ब्लड हमारा रेड कलर का होता है, और रेड किसकी वजह से होता है, तो हीमोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से। हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन पिगमेंट है, इस वजह से इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर रेड कलर का होता है, ठीक है ना। अब देखो क्या है कि हमारे बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट को, हमारे बॉडी के अंदर गैस को, और हमारे बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस लेकर के जाता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट करता है। इसलिए ट्रांसपोर्टेशन का ही पार्ट हमारे बॉडी का है। तो हम लोग इस स्टेटमेंट में देख सकते हैं, इट इज अ मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू ऑफ रेडिश कलर दैट सर्कुलेट इन द ह्यूमन बॉडी एंड सप्लाई न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन टू ऑल द लिविंग सेल एंड टेकिंग अवे वेस्ट मटेरियल एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम देम। तो ये क्या करता है कि हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट को, गैस को और वेस्ट मटेरियल को सर्कुलेट करने का काम करता है। ये हमारा क्या है, ब्लड हो गया। अब हम लोग नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स में जो ब्लड का जो है अमाउंट कितना देखते हैं, नॉर्मल ह्यूमन ब्लड का अमाउंट कितना होगा, 6 से लेकर के 5 लीटर होता है। कितना होता है, 6 से लेकर के 5 लीटर होता है। अब हम लोग इसके कंपोनेंट की बात करेंगे, तो ब्लड का कंपोनेंट क्या क्या है, तो हम लोग मेनली देखते हैं ब्लड जो वो दो चीज से बना हुआ। ब्लड का कंपोनेंट कितना है, दो कंपोनेंट है ब्लड का। एक हम लोग कहते हैं प्लाज्मा, और एक हमारे पास में होता है कॉर्पुस्कल्स, जिसको हम लोग ब्लड सेल्स के नाम से भी जानते हैं। प्लाज्मा क्या है, तो हमारे बॉडी में जो ब्लड है ना, वो ब्लड का लिक्विड वाला जितना ही पार्ट है, सारा लिक्विड वाला पार्ट, वो सारा लिक्विड वाला पार्ट क्या कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है। सारा लिक्विड वाला पार्ट क्या कहलाएगा, प्लाज्मा कहलाएगा। जबकि उसमें जो सेल्स वगैरह जो रहता है, ब्लड सेल जो रहेगा, उसी सेल को हम लोग ब्लड कॉर्पुस्कल्स के नाम से जानते हैं। जो कि हमारे बॉडी में 3 तरह का ब्लड कॉर्पुस्कल्स होगा, एक व्हाइट ब्लड सेल, एक रेड ब्लड सेल, और एक होता है प्लेटलेट्स होता है। क्या होता है, एक प्लेटलेट्स होता है, ठीक है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं ब्लड इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट का ब्लड होता है, 2 कंपोनेंट से बनता है ब्लड, एक हमारा प्लाज्मा और एक हमारा क्या होता है, ब्लड कॉर्पुस्कल्स होता है। तो प्लाज्मा वाला जो लिक्विड वाला पार्ट रहता है, उसे लिक्विड वाले पार्ट को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं, जबकि जो सेल रहेगा, जैसे व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं ब्लड कॉर्पुस्कल्स कहते हैं। अब हम लोग अगर बात करें प्लाज्मा के बारे में, तो देखो क्या होता है, प्लाज्मा जो ये पेल येलो स्लाइटली एल्कलाइन होता है, हल्का येलो रंग का, और स्लाइटली एल्कलाइन है, थोड़ा सा एल्कलाइन नेचर का होता है। एल्कलाइन का मतलब, तो एल्कलाइन का मतलब होता है कि वैसा बेस जो वाटर में डिसॉल्युबल हो, वाटर में जो घुल जाता है, वाटर में जो सॉल्युबल होता है, उसी को एल्कलाइन कहते हैं। तो यहाँ ब्लड भी एल्कलाइन नेचर का, जिसका पीएच वैल्यू कितना होता है, 7.4। पीएच वैल्यू कितना होता है, 7.4। ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होगा, 7.4। ब्लड का पीएच वैल्यू क्या होगा, 7.4। इससे ये हम लोग को पता चलता है ये बेसिक, थोड़ा सा स्लाइटली बेसिक नेचर का। जो हम, जैसा कि हम लोग को पता है कि पीएच वैल्यू अगर 7 से उधर जा रहा है, तो क्या होता है, 7 से अगर थोड़ा उधर भाग रहा है, मतलब क्या हो गया, मतलब पीएच वैल्यू जो है वो 7 से अगर इधर भाग रहा है, मतलब बेसिक नेचर में आता है। ये बेसिक नेचर वैसा बेस जो पानी में घुले उसको एल्कलाइन कहते हैं। तो ब्लड हमारा एल्कलाइन नेचर का होता है, ठीक है ना। चलो, अब क्या होता है, अब लोग बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूट 55% ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड पूरा 100%, अगर पूरा ह्यूमन बॉडी का ब्लड को 100% अगर मान ले, तो 100% ब्लड में हमारा 55% प्लाज्मा है। 55% क्या है, प्लाज्मा है, जबकि 45% जो हो गया, वो 45% क्या हो गया, 45% ब्लड कॉर्पुस्कल्स हो गया। याद रखना, 55% हमारा प्लाज्मा हो गया, 45% क्या हो जाएगा, ब्लड कॉर्पुस्कल्स हो जाता है। अब अगर बात करें प्लाज्मा, इसी प्लाज्मा में 55% जो प्लाज्मा है ना, उस 55% का 92% जो है वो वाटर है। 92% क्या हो गया, वाटर हो गया। 92% क्या हो गया, वाटर। जबकि 8% जो है, उस 8% में डिफरेंट टाइप का सॉल्यूट है। सॉल्यूट बोले तो उसमें कुछ जो घुला हुआ रहता है ना ब्लड में हमारा, उसी को कहते हैं सॉल्यूट। तो 8% सॉल्यूट है और 92% क्या हो गया, 92% वाटर हो गया। ये प्लाज्मा का कंपोजिशन हो गया। अब बात करते हैं वो सॉल्यूट में क्या क्या होता है। ये जो सॉल्यूट 8% सॉल्यूट जो देखे हम ना, ये 8% सॉल्यूट में क्या क्या चीज, क्या क्या कंपोनेंट मिला हुआ रहेगा। तो 8% सॉल्यूट में प्रोटीन सबसे ज्यादा होता है। क्या होता है, प्रोटीन होता है। सबसे पहला क्या लेंगे, प्रोटीन। तो प्रोटीन में कौन कौन सा प्रोटीन होता है, देखो प्रोटीन में इम्यूनोग्लोबिन हो गया, लाइसोजाइम हो गया, फाइब्रोजिन हो गया और पोरोथ्रोम्बिन हो गया। इन दोनों के बारे में बात करेंगे। प्लेटलेट्स के लिए हमारे ब्लड क्लोटिंग जो होता है ना, ब्लड क्लोटिंग
प्लेटलेट्स की वजह से जो ब्लड क्लोटिंग होता है, उस ब्लड क्लोटिंग में ये दोनों का बहुत बड़ा हाथ है, इन दोनों का बहुत बड़ा हाथ है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर इम्यूनोग्लोबिन क्या होगा? इम्यूनोग्लोबिन एक एंटीबॉडी के जैसा काम करता है, हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज के जैसा काम करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है। और एंटी माइक्रोबियल, ये क्या होगा? लाइसोजाइम एंटी माइक्रोबियल, कुछ जर्म्स कुछ बैक्टीरिया अगर हमारे बॉडी में एंटर करता है उसको मारने का काम कौन करता है? लाइसोजाइम। ये सब ब्लड में डिसॉल्व ऑलरेडी पहले से क्या है? ब्लड में हमारा डिसॉल्व है। उसके बाद कुछ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है, न्यूट्रिएंट में हमारा ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड हो गया, विटामिन्स हो गया, फैटी एसिड हो गया, फैट्स वगैरह सब ब्लड में हमारा घुला हुआ रहता है। इसके अलावा, इन सभी के अलावा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो गया, कुछ जो बाहर निकलने वाला प्रोडक्ट है, एक्सक्रीशन से जो बाहर निकलने वाला प्रोडक्ट है वो भी ब्लड के थ्रू से ट्रांसपोर्ट होता है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में यूरिया हो गया, ठीक है ना, ये सब इसमें रहेगा। उसके बाद इनऑर्गेनिक सॉल्ट प्रेजेंट रहता है। इनऑर्गेनिक सॉल्ट में क्या क्या हो गया कि जैसे हम लोग बोल सकते हैं सोडियम क्लोराइड हो गया, ठीक है ना, और भी तरह तरह का सॉल्ट्स हो गया, ये सब इसमें प्रेजेंट रहता है। किसमें? ब्लड में। किसमें? ब्लड में। बात समझ में आ रहा है? नेक्स्ट हमारे पास में होगा मेटाबॉलिक गैसेस। मेटाबॉलिक गैसेस क्या होता है? एक ऐसा गैसेस जो हमारे बॉडी में रिएक्शन जब चलता है ना, तो उस रिएक्शन को ही हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। इस दौरान जो गैस निकलता है, जैसे इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, जैसे हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर सेल जो रेस्पिरेशन करता है, उस रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ये सब दोनों गैस को मेटाबॉलिक गैस के नाम से हम जानेंगे। तो जो मेटाबॉलिक गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो हो गया, कुछ हार्मोन्स हो गया, कैल्स्ट्रॉल्स हो गया, हेपरिन नाम का एक, हेपरिन क्या होता है? एक केमिकल दिया है जिसको हम लोग एक हार्मोन कह सकते हैं। हेपरिन एक केमिकल है जो कि हमारे ब्लड में रहता है। हमारे ब्लड के अंदर जो है, बॉडी के अंदर ब्लड को क्लॉट होने से प्रिवेंट करता है हेपरिन याद रखना। हेपरिन जो है वो हमारे बॉडी के अंदर, जैसे कि हम लोग जैसे ब्लड अगर कट रहा है, हमारे बॉडी में कट गया या कट का निशान या खरोच लग गया या इंजरी वगैरह हुआ तो ब्लड निकलता है, और ब्लड निकलने के बाद ब्लड का क्लोटिंग होता है। तो ये ब्लड क्लोटिंग हमारे बॉडी के इनसाइड क्यों नहीं होता, अंदर क्यों नहीं होता है? तो हेपरिन नाम का जो केमिकल है हमारे बॉडी के अंदर होता है, वो हेपरिन जो है वो प्रिवेंट करके रखा हुआ है ब्लड क्लोटिंग होने से, ठीक है ना। चलो, तो क्या हो गया कि हेपरिन जो है वो हमारे बॉडी के अंदर जो है वो ब्लड क्लोटिंग होने से प्रिवेंट करता है। ये सब कहां पर है? ये सब हमारा ब्लड के अंदर ही है। ये सब कहां पर है? ये सब ब्लड के अंदर ही हम लोग इसको देख सकते हैं। क्लियर है ना? चलो, अब हम लोग बात करेंगे ब्लड कॉर्पुस्कल्स के बारे में। तो प्लाज्मा के बारे में हम लोग बात कर लिए। जैसे कि हम लोग देखें प्लाज्मा जो है वो क्या होता है? प्लाज्मा एक ब्लड में जो वाटर जैसा सब्सटेंस रहता है, लिक्विड जो रहता है, उस लिक्विड को हम लोग क्या कहते हैं? उस लिक्विड को हम लोग प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। सही बात। उसके बाद देखो क्या होगा, ये प्लाज्मा में क्या होता है? ये प्लाज्मा हमारा 55% प्लाज्मा होता है पूरे ब्लड का, उसमें से 55% में 92% हमारा क्या होगा? वाटर रहेगा। 92% वाटर में 8% जो बचेगा, 8% क्या रहेगा? 8% हमारा सॉलिड रहेगा। सॉलिड में क्या क्या प्रोटीन्स आ जाएगा, तो प्रोटीन्स में क्या होगा? हीमोग्लोबिन हो गया, एंटीबॉडीज जो करता है, इम्यूनोग्लोबिन हो गया, लाइसोजाइम हो गया, प्रोथ्रोम्बिन हो गया, ठीक है ना। उसके बाद ये सब कंपोनेंट, इसमें सॉल्ट हो गया, यूरिया हो गया, सब इसमें घुला हुआ रहता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ब्लड कॉर्पुस्कल्स यानी ब्लड सेल की बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? ब्लड सेल्स के बारे में लोग बात करते हैं। ब्लड कॉर्पुस्कल्स बोले तो ब्लड सेल क्या होता है? ब्लड सेल। ये कितने तरह का होता है ब्लड सेल? तो ब्लड सेल हमारा जो है वो 3 तरह का होता है। एक को हम लोग कहते हैं रेड ब्लड सेल, एक को कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल, और एक को कहते हैं प्लेटलेट। जैसा कि हम लोग अभी देखें कि हमारे बॉडी में जो ब्लड रहेगा उस ब्लड का 55% क्या रहेगा? 55% प्लाज्मा रहेगा, और जो 45% जो है वो 45% क्या होगा? ब्लड कॉर्पुस्कल्स बोले तो ब्लड सेल रहेगा। अब इसी ब्लड सेल को 3 कैटेगरी में बांटा गया, एक हो गया व्हाइट ब्लड सेल, एक रेड ब्लड सेल, और एक हमारा क्या हो गया? एक हमारा प्लेटलेट्स हो गया। तो इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे क्या क्या ये होता है, ठीक है ना। अब जितना भी ये सब सारा का सारा सिंथेसिस कहां होता है? ब्लड कॉर्पुस्कल्स बोले तो ब्लड सेल कहां सिंथेसिस होता है? तो ब्लड कॉर्पुस्कल्स हमारे बोन मैरो में सिंथेसिस होता है। कहां पर होगा? बोन मैरो में सिंथेसिस होता है। बोन मैरो बोले तो क्या हुआ? बोन्स का अगर अंदर वाला पार्ट, हम लोग बोन्स अगर हड्डी अगर लेते हैं, बोन्स के अंदर वाले पार्ट को अगर देखेंगे ना, जो खोखला पार्ट रहता है, उस खोखले पार्ट में ब्राउन रंग का जो सबस्टेंस दिख रहा है ना, इसी ब्राउन रंग के सबस्टेंस को हम लोग बोन मैरो के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? बोन मैरो के नाम से जानते हैं। और ये जो बोन मैरो है ना, ब्लड कॉर्पुस्कल्स इसी बोन मैरो में सिंथेसिस होता है। जैसा कि हम लोग एक मूवी में क्या नाम है उसका? क्रिस में जो क्या है नाम उसका? काल रहता है ना, तो उसको बोन मैरो का जरूरत पड़ता है। डॉक्टर मेहरा का जो है वो बोन मैरो लाने के लिए कहता है ना। तो उसी में बोन मैरो के बारे में जिक्र किया गया था, वही बोन मैरो। तो बोन मैरो क्या करता है? बोन मैरो करता है सिंथेसिस करता है ब्लड का सिंथेसिस। हमारे बॉडी में ब्लड कॉर्पुस्कल्स का सिंथेसिस कौन करता है? बोन मैरो करता है। याद रखना, हमारे बॉडी में ब्लड कॉर्पुस्कल सिंथेसिस कौन करता है? बोन मैरो। हमारे बॉडी में ब्लड कॉर्पुस्कल सिंथेसिस
बोन मैरो करता है, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं किसके बारे में, आरबीसी के बारे में, रेड ब्लड सेल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, रेड ब्लड सेल यानी कि आरबीसी के बारे में बात करेंगे। अब देखो रेड ब्लड सेल क्या होता है, रेड ब्लड सेल को शॉर्ट में हम लोग आरबीसी के नाम से जानते हैं। इसका केमिकल नेम क्या होता है, इसका केमिकल नेम होता है इराइथ्रोसाइट। क्या नाम होता है इसका केमिकल नेम, इसका केमिकल नेम होता है इराइथ्रोसाइट। क्या बोलेंगे, इराइथ्रोसाइट। इसका केमिकल नेम क्या होता है, इराइथ्रोसाइट। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ व्हाइट ब्लड रेड ब्लड सेल, आरबीसी का क्या होता है, इराइथ्रोसाइट इसका केमिकल नेम होता है, याद रखना। चलो अब हम लोग बात करेंगे इसके शेप के बारे में, कैसा शेप का होता है। देखो ये सर्कुलर डिस्क शेप का होता है, ऊपर से भी और नीचे दोनों से, ऊपर वाले पार्ट से भी नीचे पार्ट से थोड़ा सा चपटा हो जाता है, जैसे देखते हैं ना पेड़ा, पेड़ा, ठीक है ना, पेड़ा। तो वो पेड़े में क्या होता है, ऊपर से भी चपटा नीचे से भी चपटा, दोनों चपटा शेप का है। तो ये क्या होगा, ये बाय कॉनकेव, ऊपर से भी कॉनकेव और नीचे से भी कॉनकेव, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, बाय कॉनकेव शेप का। बाय कॉनकेव शेप का डिश होता है जिसका डायमीटर जो है, डायमीटर यहां से यहां तक डायमीटर कितना होगा, 7 माइक्रोमीटर। कितना होगा, 7 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है। जबकि थिकनेस की बात अगर करें ना, इसका थिकनेस कितना रहेगा, इसका थिकनेस कितना रहेगा, इसका थिकनेस रहेगा 2 माइक्रोमीटर। कितना होगा इसका थिकनेस, 2 माइक्रोमीटर इसका थिकनेस होगा। इसका डायमीटर कितना होगा, 7 माइक्रोमीटर, और इसका थिकनेस कितना होगा, थिकनेस का 2 माइक्रोमीटर इसका थिकनेस होता है, ठीक है ना। चलो अब हम लोग, ये एक तरह का सेल है, ये एक तरह का क्या है, सेल है। अब जैसा कि जानते हैं कि सेल में कुछ कुछ ऑर्गेनल्स वगैरह होता है, जैसे हमारे बॉडी में बॉडी पार्ट्स होता है, उसी तरह से सेल में कुछ कुछ बॉडी पार्ट्स को ऑर्गेनल्स कहते हैं। इसमें क्या क्या नहीं पाया जाता है, तो हम लोग देखते हैं न्यूक्लियस इसमें एब्सेंस होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंस होता है, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंस होगा, इसमें राइबोसोम एब्सेंट रहेगा। ये सब पार्ट इसमें नहीं होता है, बाकी जितना भी ऑर्गेनल्स है वो सब इसमें पाया जाता है, ठीक है ना। ये सब एब्सेंस रहता है, ये सब एब्सेंस रहेगा किसमें, रेड ब्लड सेल में। न्यूक्लियस नहीं होता है, रेड ब्लड सेल माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, रेड ब्लड सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है, ये सब इसके पास नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। अब देखो जितना भी आरबीसी है ना, उसके पास में करीब मिलियंस ऑफ हीमोग्लोबिन होता है, मिलियंस ऑफ हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन का ही काम क्या है, हीमोग्लोबिन का ही काम है कि ब्लड को रेड करना, ब्लड को क्या करना, रेड करना। ब्लड को रेड प्रोवाइड, रेडिश कलर प्रोवाइड कौन किया है, तो ब्लड को रेडिश प्रोवाइड किया है हीमोग्लोबिन। तो जितना भी है ना, each RBC contain millions of hemoglobin। और हीमोग्लोबिन का ये भी काम है कि ऑक्सीजन को पिकअप करके उसके टारगेट पार्ट तक भेजना, ऑक्सीजन को कैरी करके उसके टारगेट पार्ट तक भेजने का काम किसका, हीमोग्लोबिन का ही। किसका काम है, हीमोग्लोबिन का। किसका काम है, हीमोग्लोबिन का। अब हीमोग्लोबिन एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, क्या आयरन कंटेनिंग प्रोटीन पिगमेंट है, आयरन कंटेनिंग क्या प्रोटीन पिगमेंट है। कौन, हीमोग्लोबिन आयरन कंटेनिंग प्रोटीन पिगमेंट है, ठीक है ना। व्हिच इज स्पेशलाइज्ड टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, जो कि ट्रांसपोर्ट करेगा ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को और ऑक्सीजन को क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। और रेडिश कलर प्रोवाइड करता है। ब्लड का रेडिश कलर किसकी वजह से होता है, तो हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड का रेडिश कलर होता है। बात समझ में आता है, चलो बहुत अच्छा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं कि एक हेल्दी मेल के पास, एक हेल्दी मेल के पास, हेल्दी मेल पर्सन के पास में उसका 100 ml ब्लड अगर निकालते हैं, उसमें 15 mg हीमोग्लोबिन रहेगा। एक हेल्दी मेल पर्सन का 100 ml ब्लड में 15 mg हीमोग्लोबिन पाया जाएगा। और वही अगर फीमेल की बात करते हैं, तो फीमेल में 12 से 13 mg रहेगा, 12 से 13 mg पर 100 ml। 100 ml में 100 ml में कितना, 100 ml में 12 से 13 mg, 12 से 13 mg जो है उसके पास में हीमोग्लोबिन रहेगा। ये फीमेल की बात। अब मेल में कितना रहेगा, 15, क्योंकि फीमेल में थोड़ा सा हीमोग्लोबिन कम रहता है। अब क्या हो गया, रेड ब्लड सेल का नंबर की बात करें, रेड ब्लड कॉर्पुस्कल्स की बात करें, तो 5 मिलियन पर ml, 1 ml, यहाँ 100 ml की बात नहीं हो रहा। अगर 100 ml की बात करेंगे तो 4.5 या 500 ml हो जाएगा, 500 मिलियन हो जाएगा। मतलब क्या है, मतलब है अपने पास में 1 ml में, कितना ml में, 1 ml में, 1 ml में 5 मिलियंस ऑफ रेड ब्लड सेल। 5 मिलियंस ऑफ क्या होता है, 5 मिलियंस ऑफ रेड ब्लड सेल होता है। किसके पास है, मेल के पास, एक हेल्दी मेल के पास। एक हेल्दी मेल में 5 मिलियंस पर ml होता है। 1 ml में 5 मिलियन रेड ब्लड सेल। जबकि वही फीमेल की अगर बात करें, तो फीमेल में थोड़ा सा कम जाएगा, 4.5 मिलियंस पर ml होगा, 4.5 मिलियंस पर ml हो जाएगा। किसमें, फीमेल में। मेल में कितना होगा, मेल में हमारा हो जाएगा कितना, 5 मिलियंस पर ml। और फीमेल में कितना हो जाएगा, हेल्दी फीमेल में कितना हो जाएगा, हेल्दी फीमेल में 4.5 मिलियंस पर ml हेल्दी फीमेल में इसका नंबर हो जाएगा, किसका, रेड ब्लड कॉर्पुस्कल्स का।
ठीक है ना। अब देखो क्या है कि अब इसके लाइफ स्पैन की बात करते हैं। लाइफ स्पैन क्या है, यानी कि लाइफ स्पैन का मतलब हो गया कि कितने दिनों तक ये ब्लड कॉर्पस्कल्स हमारे बॉडी के अंदर सुरक्षित रहेगा, जिंदा रहेगा। क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर सेल बनता है फिर डिस्ट्रॉय भी होता है, बन रहा है फिर डिस्ट्रॉय भी हो रहा है, बन रहा है फिर डिस्ट्रॉय। तो एक ताजा सेल जो बनना वो कितने दिनों तक हमारे बॉडी के अंदर सही सलामत रहेगा, उसका लाइफ स्पैन भी होता है। जैसे हम लोगों का लाइफ स्पैन होता है, मृत्यु दर होता है, कितने दिन के बाद मर जाता है, उससे ब्लड भी हमारे बॉडी के अंदर वो डिस्ट्रॉय होता है। इसका लाइफ स्पैन कितना होता है, इसका लाइफ स्पैन होता है, आरबीसी की हम बात करें, किसकी बात करें, आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है, 120 दिन। कितना दिन होगा, 120 दिन। कितना दिन होगा, 120 दिन इसका लाइफ स्पैन होता है, किसका, आरबीसी का। आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होगा, 120 दिन होगा, और ये फिर डिस्ट्रॉय भी होगा और फिर इसको रिप्लेस किया जाएगा। हर सेकंड इसका रिप्लेसमेंट होता है हमारे बॉडी में एक नए सेल के बनने के बाद। नया सेल बन रहा है, ये डिस्ट्रॉय हो रहा है, नया सेल बन रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, नया सेल बन रहा है, ये डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो कितने दिनों तक जिंदा रहेगा ये हमारे बॉडी के अंदर, ये हमारे बॉडी के अंदर जिंदा रहेगा 120 दिन। तो याद रखना आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 डेज, आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 डेज होता है, 120 डे 120 डेज होता है। अब न्यू आरबीसी आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो। नए आरबीसी कहां पर फॉर्म होता है, नए आरबीसी बोन मैरो में। हमारे नए आरबीसी कहां फॉर्म होता है, बोन मैरो में। और ओल्डर आरबीसी आर डिस्ट्रॉइंग द लीवर एंड स्प्लीन। और ये कहां पर डिस्ट्रॉय कहां पर होगा, याद रखना कि नया आरबीसी कहां बनता है, तो नया आरबीसी हमारा बोन मैरो में बनता है। नया आरबीसी कहां बनता है, नया आरबीसी बोन मैरो में बनता है। नया आरबीसी कहां बनता है, बोन मैरो में बनता है। ये डिस्ट्रॉय कहां होता है, डिस्ट्रॉय लीवर और स्प्लीन होगा। डिस्ट्रॉय कहां होगा, लीवर और स्प्लीन में होगा। लीवर होगा, स्प्लीन में होगा। कहां होगा, लीवर और स्प्लीन में होगा। बिल्कुल स्प्लीन किसको कहते हैं हम देखेंगे, चलो। अब इसी का जो प्रोसेस है ना, प्रोसेस जो है, प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड हेमोलाइसिस। ये हमारे स्प्लीन और लीवर में जो डिस्ट्रॉय होता है इसके प्रोसेस को डिस्ट्रॉय होने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिस्ट्रॉय होने के प्रोसेस को हेमोलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हेमोलाइसिस के नाम से जानते हैं। डिस्ट्रॉय के प्रोसेस को क्या कहेंगे, हेमोलाइसिस के नाम से जानेंगे। याद रखना कि हमारे बॉडी में ब्लड का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है, इसका डिस्ट्रॉय लीवर और स्प्लीन में होता है, लीवर और स्प्लीन में होता है। इसी डिस्ट्रॉय होने के प्रोसेस को हेमोलाइसिस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, हेमोलाइसिस के नाम से जानते हैं। अब देखो स्प्लीन क्या है, ये हमारा स्टमक हो गया। तो स्टमक का ये वाला जो पार्ट है ना, थोड़ा सा बगल वाले पार्ट में, इस जगह पर ये स्टमक है, ये वाला हिस्सा में क्या होता है, यहाँ पर स्प्लीन है। क्या है, यहीं पर स्प्लीन है। तो इसी स्प्लीन में हमारे ब्लड का डिस्ट्रॉय होता है। क्या होता है, ब्लड का डिस्ट्रॉय होता है। अब स्प्लीन आल्सो स्टोर अ लार्ज नंबर ऑफ फ्रेश आरबीसी। इसके अलावा यहाँ पर लार्ज नंबर में स्प्लीन में, इसके अलावा लार्ज नंबर में ब्लड भी, फ्रेश ब्लड भी, नया ब्लड भी स्टोर होता है। नया ब्लड भी स्टोर होता है। नया ब्लड भी क्या होता है, स्टोर होता है। क्यों स्टोर होता है, क्योंकि इमरजेंसी के समय में जब जरूरत पड़ता है यही सप्लाई करता है। इमरजेंसी के समय में जब ब्लड आरबीसी का जरूरत हमको पड़ जाता है इमरजेंसी के टाइम में, ठीक है ना, तो यही स्प्लीन जो है वो क्या करता है, सप्लाई करता है। इस वजह से इसको ब्लड बैंक के नाम से जानते हैं। इस वजह से इसको हम लोग ब्लड बैंक ऑफ बॉडी के नाम से जानते हैं। तो ब्लड बैंक क्या है, स्प्लीन को ब्लड बैंक कहते हैं। स्प्लीन को क्या कहते हैं, स्प्लीन हमारा ब्लड बैंक हो गया। स्प्लीन हमारा क्या हो गया, स्प्लीन हमारा ब्लड बैंक हो गया। स्प्लीन को क्या कहते हैं, स्प्लीन को ब्लड बैंक कहते हैं, हमारे बॉडी का ब्लड बैंक। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारा न्यू आरबीसी स्टोर रहता है। न्यू आरबीसी जब स्टोर रहेगा तो स्टोर होने के बाद क्या होगा, जब हमको इमरजेंसी में जब इसका जरूरत पड़ेगा तो यही स्प्लीन जो सप्लाई करेगा। इधर होता है, इधर 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 इधर। ये कहां पर होगा, ये हमारे स्टमक के ये लेफ्ट साइड में होगा, राइट साइड में ये नहीं होता है। राइट साइड में अगर चोट लग जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। कहां होता है, ये लेफ्ट साइड होता है। याद रखना कहां पर होगा, लेफ्ट। इसलिए बचाना, चोट इधर लगने से बचाना, इधर चोट लगे तो सॉरी इधर बचाना, ठीक है ना। इधर लगेगा कोई दिक्कत नहीं, इधर नहीं लगना चाहिए क्योंकि स्प्लीन होता है, स्टमक इधर ही है, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करेंगे, देखो ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है ब्लड का। कैसा व्यू है, माइक्रोस्कोपिक व्यू है ये वाला। चलो अब बात करते हैं व्हाइट ब्लड सेल के बारे में, यानी कि व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। व्हाइट ब्लड सेल बोले तो व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स की बात करते हैं। व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग डब्ल्यूबीसी के नाम से, किसके नाम से, डब्ल्यूबीसी के नाम से हम लोग जानते हैं। और इसको केमिकल नेम क्या है, इसका केमिकल नेम है ल्यूकोसाइट। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट। याद रखना केमिकल नेम ऑफ ब्लड, केमिकल नेम ऑफ डब्ल्यूबीसी, केमिकल नेम ऑफ डब्ल्यूबीसी क्या होगा, ल्यूकोसाइट। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट। क्या नाम है इसका, ल्यूकोसाइट नाम है। समझ में आया, ल्यूकोसाइट। इसके शेप की बात अगर करते हैं तो दे आर कलरलेस। इसका कलर कैसा होगा, कोई कलर नहीं होता। जैसे कि वो कैसा था, रेड ब्लड सेल था जो कि लाल लाल है हीमोग्लोबिन की वजह से। इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर होता है कलर, जिस वजह से पता लग रहा है कि इसके पास हीमोग्लोबिन नहीं होता, इसके पास हीमोग्लोबिन नहीं होता। इसी तो कलरलेस, अगर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता तो उसका भी कलर कैसा रहता, इसका कलर रेड रहता। यानी कि ये कलरलेस होता है, न्यूक्लिएटेड होता है। जबकि उसमें हम लोग देखे थे क्या, न्यूक्लियस उसमें एब्सेंस होता है, इसके पास न्यूक्लियस होता है, इसलिए इसको न्यूक्लिएटेड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको,
न्यूक्लिएटेड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? न्यूक्लिएटेड कहते हैं। उसके बाद ब्लड कॉर्पस्कल्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज, इसका शेप और साइज क्या रहेगा? डिफरेंट रहता है। जैसे कि उसमें देखे थे कैसा रहता है? बाइकॉनकेव डिस्क के शेप का था। कैसा था? बाइकॉनकेव डिस्क के शेप का था, बाइकॉनकेव डिस्क के शेप तक का था। इसका डायमीटर 7 माइक्रोमीटर था और थिकनेस 2 माइक्रोमीटर था। इसका क्या होगा? कोई शेप पर्टिकुलर कोई शेप इसका नहीं होगा, ठीक है ना। डिफरेंट डिफरेंट शेप का देखने को मिल जाएगा। साइज कितना होगा? 8 से 15 माइक्रोमीटर, 8 से 15 माइक्रोमीटर, 8 से 15 माइक्रोमीटर इसका क्या है? इसका साइज हो गया। 8 से 15 माइक्रोमीटर इसका क्या हो गया? साइज हो गया। अब नॉर्मल वैल्यू की अगर बात करें तो नॉर्मल वैल्यू कितना होता है? नॉर्मल वैल्यू इसका होता है 5000 से लेकर 8000 पर ml, 5000 से 8000 पर ml, 5000 से 8000 पर ml इसका क्या होगा? इसका संख्या होगा। 5000 से 8000 पर ml इसका संख्या हो गया, ठीक है ना। अब इसकी लाइफ स्पैन की बात करेंगे तो 12 दिन से कुछ डेज, 12 दिन से 7 डेज, 12 डेज से 7 डेज, 12 आवर से, ठीक है, 12 घंटा से 12 आवर से 7 डेज इसका लाइफ स्पैन। इसका लाइफ स्पैन कितना है? इसका लाइफ स्पैन है 12 घंटा से लेकर कुछ दिनों तक इसका स्टोर हमारे बॉडी में रहता है, फिर ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर ये क्या रहता है? डिस्ट्रॉय होता है। क्लियर है ना? चलो अब क्या होता है कि व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स आर टू फॉर्म। व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स हमारा दो फॉर्म में होता है। व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल हमारा दो फॉर्म में होता है, यानी व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल हमारा दो फॉर्म में होता है। एक को कहते हैं ग्रैनुलोसाइट्स और एक को कहते हैं एग्रैनुलोसाइट। एक हमारा ग्रैनुलोसाइट और एक हमारा एग्रैनुलोसाइट। एक हमारा ग्रैनुलोसाइट और एक हमारा क्या होगा? एग्रैनुलोसाइट होगा। चलो इसके बारे में डिस्कस करते हैं, एग्रैनुलोसाइट और ग्रैनुलोसाइट क्या होता है। देखो हम देख सकते हैं एक साइड मेरे पास में ग्रैनुलोसाइट्स है और एक तरफ हमारे पास में क्या है? एग्रैनुलोसाइट है। अब इसको फर्दर तीन कैटेगरी में बांटा गया। एक हमारा होता है क्या? न्यूरोफिल। क्या होता है? न्यूरोफिल। एक हमारा क्या होता है? एसिनोफिल। क्या होता है? एसिनोफिल। न्यूरोफिल, एसिनोफिल। एक होता है बेसोफिल। ये हमारा किसमें आ गया? ग्रैनुलोसाइट्स में आ गया। एग्रैनुलोसाइट में क्या होता है? ठीक है ना, मोनोसाइट्स हो गया और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट और क्या हो गया? लिम्फोसाइट। मोनोसाइट और क्या हो गया? लिम्फोसाइट। किसमें आ गया? ये हमारा एग्रैनुलोसाइट्स में आ गया। क्लियर है ना? बात समझ में आ रहा है? चलो अब व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल या व्हाइट ब्लड सेल आर सोल्जर ऑफ बॉडी, ठीक है ना। ये सोल्जर के जैसा काम करता है। क्यों सोल्जर के जैसा काम करता है? क्योंकि हमारे बॉडी में किसी तरह का कोई फॉरेन अटैक करता है। फॉरेन अटैक का मतलब कुछ जर्म्स बैक्टीरिया का अटैक करता है, ठीक है ना, तो उसको डिफेंस करता है, उसको लड़ के भगा देता है, उसको मार के भगाता है। मतलब एक तरह का लड़ाकू के जैसा काम करता है। उसको लात मार के भगा दिया, उसको मारने का काम करता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं सोल्जर। सोल्जर जैसे क्या होता है? बंदूक लेके खड़ा रहता है हमारे सेना में, उसी तरह से बॉर्डर पे उसी तरह से यहाँ पर क्या होता है? ये सोल्जर के जैसा काम करता है। हमारे बॉडी के अंदर जो भी जर्म्स बैक्टीरिया वायरस पैथोजेंस वगैरह एंटर करता है उसको मार के भगा देता है, ठीक है ना। चलो अब क्या होता है? they are either phagocytes और immunocytes। के पास में क्या होता है? phagocytes और immunocytes भी होता है। phagocytes जो है वो जर्म्स को डाइजेस्ट कर दिया, जर्म्स वगैरह है उसको पचा दिया, उसको खत्म कर दिया, उसको मार दिया, उसको हटा दिया, ठीक है ना। उसके बाद immunocytes क्या करता है? immunocyte को कुछ सीक्रेट करता है, क्या? एंटीबॉडी सीक्रेट करता है, जो कि हमारे बॉडी में फॉरेन हमारे बॉडी के अंदर फॉरेन बॉडीज को एंटर करने से बचाता है। फॉरेन बॉडीज को एंटर करने से कुछ बाहरी कुछ बैक्टीरिया वायरस वगैरह उसको भगाता है, उसको मारने का काम करता है, उसको उसके अगेंस्ट जो है वो काम करता है। चलो अब क्या इट इज अ बेसिस ऑफ इम्यूनिटी अगेंस्ट वेरियस पैथोजेंस। ये हमारे बॉडी का इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? इम्यूनिटी। जैसे कि देखते हैं कुछ लोग जल्दी बीमार पड़ जाता है, और जल्दी बीमार पड़ने का वजह क्या होता है? उसका ये वाला जो चीज है ना, व्हाइट ब्लड सेल कमजोर रहता है। व्हाइट ब्लड सेल कम रहेगा या ये सब नहीं फॉर्म होता है, तो उसके अंदर जो भी जर्म्स बैक्टीरिया एंटर करा तो उसको बीमार कर दिया। इसीलिए क्या होता है? जल्दी महीना में करीब मतलब महीना में क्या होता है कि 20 दिनों बच्चा बीमारी रहेगा, ठीक है ना, 20 दिन बीमारी रहेगा। जिसके अंदर व्हाइट ब्लड सेल कम जाएगा वो अक्सर बीमारी पड़ता हुआ रहेगा, क्योंकि इसके पास में बीमारी से लड़ने वाला जो ताकत है, सोल्जर उसका हट गया। अब जैसे कि हम लोग देख सकते हैं किसी देश का बॉर्डर में सेना है ही नहीं, सोल्जर है ही नहीं, बाहर से अटैक करवे करेगा, तो बाहर से जब अटैक कर रहा है तो उसका जो है क्षति होगा ही। तो यही चीज इसके बॉडी के अंदर भी होता है, सोल्जर उसका खत्म हो जाता है, सोल्जर होबेल करता है, कमजोर रहता है उसका सोल्जर, ठीक है ना। चलो अब हम लोग बात करते हैं दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। तो पहला डिफरेंस में पहले हम लोग देखते हैं आरबीसी और एक दूसरी तरफ हमारे पास में डब्ल्यूबीसी। जैसा कि हम लोग देखें इसमें कितना होता है? 4.5 से लेकर 5 मिलियंस पर ml होता है, ठीक है ना, नंबर इसका। जबकि इसका कितना होगा? 5000 से 8000 पर ml होगा ब्लड में। ये तुम्हारा कितना होगा? 1 ही टाइप का होता है, बस आरबीसी अकेला होता है। जबकि ये कितना होता है? ये तुम्हारा 5 टाइप का होता है, एक एग्रेनुलोसाइट और एक ग्रेनुलोसाइट, इसका 3 पार्ट, इसका
दो पार्ट होता है। तो कुल मिलाकर 5 टाइप हो गया। इसका कितना होता है, करीब करीब साइज की बात करेंगे तो 7 माइक्रोमीटर होता है। इसका 8 से लेकर के 15 माइक्रोमीटर के बीच में होगा। इसका शेप जो है फिक्स शेप होगा, इसका फिक्स बाइकॉन्केव शेप का होगा, जबकि ये तुम्हारा इरेगुलर शेप का होगा। कैसा शेप का होगा, राउंडेड और इरेगुलर शेप का होगा, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस हमारा एब्सेंट होगा, जबकि इसमें न्यूक्लिएटेड होता है, ये इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है। मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स डिजनरेट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट के दौरान में बहुत सारे जो है इसका ऑर्गेनल्स वगैरह जो है डिजनरेट हो जाता है डेवलपमेंट के दौरान में, जबकि दे रिटेन ऑल द सेल ऑर्गेनल्स, सारा का सारा सेल ऑर्गेनल्स में प्रेजेंट रहता है। फिर क्या होगा, हीमोग्लोबिन इसमें प्रेजेंट रहता है, इसमें हीमोग्लोबिन एब्सेंट रहेगा। इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है जिस वजह से इसका कलर रेड है, इसमें नहीं पाया जाता जिस वजह से इसका कलर क्या हो गया, कलरलेस हो गया, ठीक है ना। दे टेक पार्ट इन द ट्रांसपोर्टेशन मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन एंड स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसका काम है ऑक्सीजन को, लार्ज क्वांटिटी में ऑक्सीजन को लेकर के जाना और कार्बन डाइऑक्साइड कम क्वांटिटी में। ये क्या करता है, इसका काम होता है ये क्या करेगा, जर्म्स को, बैक्टीरिया को, डेड सेल, ये सबको क्या करता है, मारता है, खत्म करता है। मतलब ये एक सोल्जर हो गया और ये ट्रांसपोर्टर के जैसा काम करता है। ये हमारा क्या था, ब्लड था, ब्लड का डिफरेंस था, ब्लड कितने टाइप्स का होता है। चलो अब हम लोग आखिरी सेल के बारे में बात करेंगे जो हमारे पास आता है, ब्लड प्लेटलेट्स। क्या आता है, ब्लड प्लेटलेट, जिसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं। हम लोग क्या पढ़े, हम लोग पढ़े रेड ब्लड सेल, जिस रेड ब्लड सेल का जो है केमिकल नेम क्या था, उसका केमिकल नेम था इराइथ्रोसाइट। रेड ब्लड सेल का इराइथ्रोसाइट। व्हाइट ब्लड सेल का क्या नाम था, ल्यूकोसाइट है उसका केमिकल नेम। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, अब हम लोग बात करेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स का केमिकल नेम क्या था, प्लेटलेट्स का केमिकल नेम है थ्रोम्बोसाइट। क्या नाम इसका है, थ्रोम्बोसाइट। इसके बारे में डिस्कस हम लोग को करना है। बहुत अच्छा, चलो तो थ्रोम्बोसाइट जिसको हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल नेम किसका, ब्लड प्लेटलेट्स का क्या है, थ्रोम्बोसाइट। अब देखो क्या होता है, ये भी एक तरह का कलरलेस होता है। क्या होता है, कलरलेस होता है। इसका कलर कैसा होगा, कोई कलर नहीं होगा, कलरलेस रहेगा। नॉन न्यूक्लिएटेड सेल, इसके पास भी कोई न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, नॉन न्यूक्लिएटेड है ये वाला, ठीक है ना। इसका साइज जो है ना वेरियस, शेप इसका वेरियस रहता है। साइज वही 2 से लेकर के 3 माइक्रोमीटर। कितना माइक्रोमीटर, 2 से 3 माइक्रोमीटर इसका साइज होगा। साइज का कितना होता है, 2 माइक्रोमीटर से 3 माइक्रोमीटर इसका साइज होता है, 2 से 3 माइक्रोमीटर साइज होता है। अब नंबर की बात करेंगे तो पर एमएल 1 एमएल में कितना 0.15 से लेके 0.45 मिलियंस होता है। कितना होता है, 1 एमएल। अगर हम 1 एमएल ब्लड अगर निकालते हैं ना तो उस 1 एमएल ब्लड में 0.15 से लेके 0.45 मिलियंस ऑफ प्लेटलेट्स हमारे ब्लड में होता है। 1 एमएल में इतना से इतना ब्लड प्लेटलेट्स हमारे बॉडी के अंदर होता है। अगर इसका नंबर कम जाए, इसका नंबर घट जाए, किसी भी ह्यूमंस के अंदर ब्लड प्लेटलेट्स का संख्या कम जाता है तो हम लोग देखते हैं, अच्छा ब्लड प्लेटलेट्स का काम ही कि क्लोटिंग कराना, ब्लड क्लोटिंग कराना। अगर इसका नंबर कम जाएगा तो हमारे बॉडी में ब्लड क्लोटिंग नहीं होगा। जैसे खून कटेगा ना तो खून बहते रहेगा, ब्लड क्लोटिंग नहीं होगा, हमारे बॉडी का सारा खून ही निकल जाएगा। एक्सीडेंट वगैरह हुआ तो हम लोग मर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका यूज है, बहुत बड़ा रिस्पांसिबिलिटी इसके पास है। जहां भी कटा तुरंत खून जमा दो, जहां भी कटा खून जमा दो, खून जम गया, ब्लड नहीं निकलेगा, हम लोग जिंदा बच सकते हैं। अगर एक्सीडेंट में बहुत ज्यादा खून गिर जाता है तो हम लोग खून के लिए क्या होते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं। किसी का ब्लड सैंपल मिले नहीं मिले, ये मिले वो मिले, इस बैंक में नहीं है वहां नहीं है, बहुत हम लोग को दिक्कत होता है। इसलिए बहुत बड़ा रिस्पांसिबिलिटी ब्लड प्लेटलेट्स के पास है, ये खून को तुरंत जमा दिया। जैसे ही कट गया खून जम गया। हम लोग बहुत बार अक्सर देखते हैं ऐसा, कहीं भी जाते हम लोग कहीं टक्कर खा गए या हम लोग को सीढ़ी से चोट लग गया, कहीं से लग गया, तो हमारा बॉडी इंजरी जब हो जाता है तो यहाँ पर छिल गया, तो छिलने के बाद क्या होता है, ब्लड क्लोटिंग हो जाता है, होता है कि नहीं होता। चलो अब क्या होता है, अब बात करेंगे लाइफ स्पैन। किसके बारे में, इसका लाइफ स्पैन। तो 7 से 10 दिन तक इसका लाइफ स्पैन होता है। किसका, ब्लड प्लेटलेट्स का लाइफ स्पैन कितना होता है, 7 से 10 दिन तक लाइफ स्पैन होता है किसका, ब्लड का। अब ब्लड प्लेटलेट्स हेल्प इन द ब्लड क्लोटिंग। ब्लड प्लेटलेट का काम क्या होता है, ब्लड क्लोटिंग कराने का काम होता है, ब्लड क्लोटिंग कराने का काम होता है। किसका काम होता है, ब्लड क्लोटिंग कराने का काम होता है। अभी हम इसके मैकेनिज्म की बात करेंगे, कैसे ब्लड क्लोटिंग होता है, ब्लड क्लोटिंग के मैकेनिज्म की हम लोग बात अभी करने वाले हैं। चलो अब बात करते हैं ब्लड का फंक्शंस के बारे में, ब्लड क्या क्या कर सकता है। ये तो हम लोग ब्लड का जो कंपोनेंट था उसके टाइप्स की बात किए, उसका हम लोग फंक्शन की बात किए, उसके बारे में बात किया। बात करेंगे ब्लड पर्टिकुलरली क्या क्या कर सकता है, इसका क्या क्या फंक्शन है ब्लड का। तो सबसे पहले ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट करेगा न्यूट्रिएंट का। इसका ट्रांसपोर्ट करेगा, न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट करेगा, जैसे शुगर, अमीनो एसिड, मिनरल्स, विटामिन, ये सब को उठाएगा और उठाने के बाद उसको जहां उसका टारगेट पार्ट था उसको भेज देगा, वहां तक जाओ तुम काम करो अपना।
ठीक है ना। चलो दूसरा काम क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करके क्या करेगा, ऑक्सीजन जो हम लोग लंग से लेते हैं, रेस्पिरेटरी पार्ट से हम लोग जो ले लिए लंग से लिए, जो कि नोज से लिए लंग्स में गया ऑक्सीजन, अब वहां पे क्या करता है, वहां छोटा छोटा पतला पतला एल्वियोली वाला जो पार्ट है वहां बहुत सारा क्या होता है, वहां पे बहुत सारा कैपिलरी रहता है, वही कैपिलरी में क्या करता है, एक्सचेंज करता है। तो वो ब्लड जो है ना, ब्लड वो क्या क्या हीमोग्लोबिन उसको उठाया, उठाने के बाद सेल तक छोड़ दिया, जाओ तुम सेल में क्या करता है, रेस्पिरेशन करने का काम करता है। तो इसको उठवाने का काम करता है कौन, तो ऑक्सीजन को उठवाने का काम कौन करता है, ब्लड के पास में। ऑक्सीजन उठवाने का काम कौन करेगा, ब्लड का हीमोग्लोबिन करता है। चलो नेक्स्ट हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रांसपोर्टेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का भी ट्रांसपोर्टेशन करेगा। जहां पर सेल है, सेल में क्या क्या रेस्पिरेशन हुआ, रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, वो रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड को उठाया और लंग्स के दरवाजे पर छोड़ दिया, और लंग्स के दरवाजे से फिर हमारे नोज की तरफ से बाहर निकल गया। तो ये काम किसका है, ये काम भी ब्लड का काम है। ये काम किसका है, ब्लड का काम है। उसके पास वेस्ट प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करना, वेस्ट प्रोडक्ट को भी ट्रांसपोर्ट करने का काम, जैसे यूरिया हो गया और भी कोई भी नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया, उसको कैरी करके उसको सेपरेट करेगा या उसको एलिमिनेट करेगा या उसको भगाने का काम करेगा, उसको दूर करेगा, भागो तुम यहां से जाओ। उसके बाद क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स। तो हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन्स का भी ट्रांसपोर्टेशन करता है। जैसे कि हम लोग को मालूम है कि हार्मोन से केमिकल हमारे बॉडी में कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होता है, और ये क्या करता है, ये करता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो डेवलपमेंट हो गया, हमारे बॉडी के अंदर जो चेंजेस हो गया, ये सब कराने का रिस्पांसिबिलिटी किसके पास में, तो हार्मोन्स के पास में। तो इस हार्मोन्स को भी एक जगह से निकल के दूसरी जगह जाना होता है, उस साइड पे उसको एक्ट करना होगा। तो ट्रांसपोर्ट कराने का काम को किसके पास में, ब्लड के पास में। तो ब्लड का ही रिस्पांसिबिलिटी मिला उसको भगा करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का। चलो अब बात करेंगे मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस। हमारे बॉडी के अंदर वाटर के बैलेंस को ही मेंटेन करता है कौन, ब्लड। ब्लड का काम क्या है, वो हमारे बॉडी के अंदर वाटर का मेंटेनेंस करेगा, वाटर बैलेंस बना के रखेगा, वाटर का बैलेंस बना के रखेगा। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट हमारे पास में रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करके रखेगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग खून गर्म वाला, हम लोग गर्म खून वाले हैं, हम लोग खून गर्म वाले हैं। जैसे कि हम लोग क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड हो गए, हम लोग कैसा ब्लडेड हो गए, वार्म ब्लड हो गए। हमारा खून गर्म होता है, तुरंत गुस्सा आ जाता है, कुछ बोला तुरंत गुस्सा हो गया, ठीक है। जबकि सांप वगैरह जो हो गया, ये सब का खून कैसा होता है, सबका खून ठंडा होता है, उसको हम लोग कहते हैं कोल्ड ब्लड कहते हैं। जैसे कोई कबूतर को उठाना देना पूरा गर्म लगेगा। हमारे बॉडी का भी क्या होता है, गर्म होता है कि नहीं होता। जैसे गैलियम और सीजियम वगैरह एलिमेंट हम अपने पाम पर, अपने हथेली पर रखते हैं, तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, वो पिघल जाता है। मतलब क्या होगा, हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा टेम्परेचर, हमारे बॉडी में कितना है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। मतलब हम लोग क्या हो गए, हम लोग वार्म ब्लड हो गए। तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम किसके पास में, रेगुलेट करने का काम किसके पास में, इसी ब्लड को मिला है। मेंटेनेंस ऑफ पीएच, हमारे ब्लड का पीएच क्या होता है, पीएच को हम लोग कहते हैं पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन की पावर ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं। हाइड्रोजन का पावर, इसी से कोई भी सब्सटेंस एसिड या कोई सब्सटेंस बेस है उसका डिसाइड होता है। तो हमारे बॉडी का, हमारे ब्लड का पीएच वैल्यू 7.4 कितना होता है, 7.4 होता है। तो ये पीएच को मेंटेन करके रखता है, ठीक है ना। ब्लड मेंटेन द पीएच ऑफ टिश्यू फ्लूइड, हमारे बॉडी के जो टिश्यू का जो फ्लूइड होता है उसके इसका पीएच वैल्यू को मेंटेन कौन करके रखेगा, ब्लड करके रखता है। बॉडी डिफेंस, जैसा कि हम लोग देखें व्हाइट ब्लड सेल का क्या काम है, सोल्जर है, ये भगाता है, लड़ता है, ठीक है ना। तो क्या क्या कि डिफेंस का भी काम करेगा कौन, डिफेंस का काम करेगा ये, ठीक है ना। तो डिफेंस का काम करता है। उसके बाद क्या हो गया कि जिस एरिया पर कट छट जाता है, कट गया, ठीक है ना, ब्लड क्लॉटिंग होता है, तो उसको हील करने का काम करेगा, उसको प्लगिंग करने का काम कौन किसके पास में, ब्लड के पास में। इतना रिस्पांसिबिलिटी ब्लड के पास में। तो ब्लड को बहुत सारा जिम्मेदारी मिला है, ब्लड को बहुत सारा जिम्मेदारी मिला। अब उसमें से एक जिम्मेदारी को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, हम लोग बात करेंगे ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। तो ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है और इसी का मेंटेनेंस की हम लोग बात करेंगे। देखो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है ये कि अगर कहीं पर कटा, कहीं चलते एक्सीडेंट हो गया, तो खून निकलता है कि नहीं निकलता है, हाँ निकलता है खून। तो जब खून निकलता है तो खून निकलने के कुछ समय के बाद क्या हो जाता है, खून जम जाता है, खून थक्का जम जाता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है। तो क्यों होता है, तो इसलिए होता है कि जैसी बॉडी हमारा कटा, बॉडी पार्ट में कुछ कट गया, तो कटने के बाद क्या होता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में, बाहरी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जैसे आता है ना, तो उसमें जो प्लेटलेट्स होता है ना, वो प्लेटलेट्स रैप्चर हो गया, प्लेटलेट फट जाता है। और जैसे प्लेटलेट्स फटा ना, तो हम लोग अभी देखे थे कि ब्लड में प्रेजेंट कुछ सॉलिड घुला हुआ रहता है। उसमें कौन सा सॉलिड घुला हुआ रहता है, तो घुला हुआ रहता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन रहता है। क्या होता है, थ्रोम्बो। तो क्या होता है कि जैसे ही हमारा बॉडी फटा ना, बॉडी बोलते हैं, हमारा जैसे कुछ पार्ट कटा ना, तो कुछ पार्ट कटने के बाद क्या होता है, वहां से प्लेटलेट्स पार हो रहा, देखा कि वहां पर कट गया, तो कुछ ऑक्सीजन के कांटेक्ट में है, तो क्या फट करके ये प्लेटलेट्स फटा, और फटने के बाद क्या निकाला एक सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस को थ्रोम्बोप्लास्टिन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं,
थ्रोम्बोप्लास्टिन के नाम से जानते हैं। अब यही थ्रोम्बोप्लास्टिन उसी ब्लड में प्रेजेंट कैल्शियम आयन, किसके आयन में, कौन सा आयन, कैल्शियम आयन के साथ में, कैल्शियम आयन के साथ में कंबाइन होता है, और कंबाइन होने के बाद यही थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है, यही थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो किस पे एक्ट करेगा, किस पर एक्ट करेगा, पोरोथ्रोम्बिन, जो कि सॉल्यूट 8% सॉल्यूट में जो घुला हुआ था ना उसमें ये भी था, ठीक है ना, पोरोथ्रोम्बिन था। तो यही थ्रोम्बोप्लास्टिन पोरोथ्रोम्बिन के साथ में कंबाइन करेगा, और कंबाइन करने के बाद एक सब्सटेंस बना देगा, एक सब्सटेंस बना देगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, थ्रोम्बिन के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको थ्रोम्बिन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, थ्रोम्बिन। क्या कहते हैं इसको, थ्रोम्बिन बनाए। क्या कहते हैं इसको, थ्रोम्बिन कहते हैं। अब यही वाला जो थ्रोम्बिन है उसमें प्रेजेंट एक और सब्सटेंस था, जैसे कि हम लोग देखे थे, क्या देखे थे, प्रोटीन फाइब्रोजिन। क्या था, प्रोटीन फाइब्रोजिन था। क्या था, प्रोटीन फाइब्रोजिन। तो यही थ्रोम्बिन प्रोटीन फाइब्रोजिन के साथ कंबाइन किया, और कंबाइन करने के बाद फाइब्रिन बना दिया। तो फाइब्रिन जो एक धागा के जैसा स्ट्रक्चर होता है, धागा लाइक रेशा जैसा स्ट्रक्चर होता है, तो ये वाला सब्सटेंस बना दिया। अब जैसे बनाते गया, भरते गया, वहां पर जाके खून जैसा क्या गया, वहां पर जाके जाली के जैसा पॉलीमराइज हो गया। वही पॉलीमराइजेशन की वजह से, वही पॉलीमराइजेशन की वजह से वहां पर जमावड़ा हो जाता है। जैसे नाली में जाम हो गया ना, प्लास्टिक कूड़ा कचरा जम गया, तो पानी निकल सकेगा क्या, नहीं निकल सकेगा। तो वही यहाँ जमा दिया, कूड़ा कचरा के जैसा जम गया, तो पानी नहीं निकल पाएगा, तो क्या हो गया, ब्लड नहीं निकला, ठीक है ना। चलो ये होता है। फिर से एक बार फिर से, ये हमारा प्लेटलेट्स है। ये क्या है, ये हमारा प्लेटलेट्स है। जैसे कटा, बाहरी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया, ये फट गया, फट के क्या निकाला, थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन हमारे बॉडी में ही प्रेजेंट, ब्लड में ही प्रेजेंट पोरोथ्रोम्बिन के साथ एक्ट किया, कैल्शियम आयन के साथ प्रेजेंट में एक्ट किया, और एक्ट होने के बाद पोरोथ्रोम्बिन क्या था, थ्रोम्बिन बना दिया। पोरोथ्रोम्बिन क्या बना दिया, थ्रोम्बिन बना दिया। अब यही थ्रोम्बिन हमारा जो है प्रोटीन फाइब्रोजिन के साथ एक्ट करके, फाइब्रिन बनाया। क्या बनाया, फाइब्रिन। फाइबर जो है, फाइब्रिन जो है एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है। यही फाइबर लाइक स्ट्रक्चर जो है, ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर पॉलीमराइज होकर के जहां वाला पार्ट कटा है उस कटे वाले पार्ट पे जाके जमा हो जाता है, नेटवर्क बना दिया। अब नेटवर्क बन गया तो जाम कर दिया, जाली जैसा जमा हो गया, तो खून निकल नहीं पाता, ब्लड नहीं निकल पाता, तो क्या होगा, जिसको बोलते हैं ब्लड हमारा जम गया। इसको एक एनिमेशन से, एक वीडियो से हम लोग समझेंगे अभी। देखो क्या होता है कि विटामिन के इज एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ पोरोथ्रोम्बिन। क्या होता है, पोरोथ्रोम्बिन को बनने के लिए, पोरोथ्रोम्बिन को बनाने के लिए विटामिन के का जरूरत पड़ता है। किसका जरूरत पड़ता है, विटामिन के का जरूरत पड़ता है। पोरोथ्रोम्बिन याद रखना, पोरोथ्रोम्बिन को बनाने के लिए, जो कि कहां बनता है, लीवर बनता है। पोरोथ्रोम्बिन कहां बनता है, लीवर बनता है। पोरोथ्रोम्बिन कहां बनता है, लीवर बनता है। तो पोरोथ्रोम्बिन को सिंथेसिस करने के लिए, बनाने के लिए विटामिन के का जरूरत पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि विटामिन के का कमी अगर हो जाएगा ना, विटामिन के का कमी हो जाएगा ना, तो ब्लड क्लोटिंग नहीं होगा, ब्लड क्लोटिंग का नहीं होगा। तो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के, ब्लड क्लोटिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस वगैरह एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, पूछा गया, पूछता रहेगा। इसलिए याद रखना, विटामिन के की कमी से क्या हो जाता है, ब्लड क्लोटिंग क्यों होता है, क्योंकि विटामिन के का काम क्या होता है, पोरोथ्रोम्बिन बनाना। क्या बनाना, पोरोथ्रोम्बिन बनाने का काम इसको मिला है। पोरोथ्रोम्बिन इरेबल नहीं करेगा तो पोरोथ्रोम्बिन बनेगा नहीं बनेगा तो क्या होगा, प्लेटलेट से फटेगा तो खोजते रह जाएगा पोरोथ्रोम्बिन कहां है, पोरोथ्रोम्बिन कहां है, तो रिएक्ट नहीं कर पाएगा, तो फाइब्रिन नहीं बन पाएगा, तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, हो ये जाएगा कि हमारा ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पाएगा, सारा खून निकल जाएगा। सारा खून जब निकल जाएगा तो क्या हो गया, सारा खून निकल गया तो मर गए, ठीक है ना। चलो अब क्या हो गया, अब यही फाइब्रिन जो है, वो फाइब्रिन हमारा रैपिड पॉलीमराइजेशन करता है, पॉलीमराइजेशन करके एक लॉन्ग फाइबर बना दिया। वही लॉन्ग फाइबर उस वॉल को जाकर के रोक दिया, एंड द फाइबर फॉर्म अ नेटवर्क ओवर द डैमेज्ड वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द स्किन। स्किन का जितना भी एक्सपोज्ड पार्ट था, उस एक्सपोज्ड पार्ट वाले पे जाके जमा हो गया, उसको ढक दिया तो नहीं निकल पाया, और नहीं निकल पाया तो खत्म हो गया। बात समझ में आया। चलो अब तो क्या होगा, ठीक है ना, इट इंट्रैप ब्लड कॉर्पस्कल्स एंड फॉर्म अ जेली लाइक बेसिस कॉल्ड ब्लड क्लोट। और यही क्या होता है, जम जाके वो जेली लाइक पूरा लेयर बना देगा, उसी लेयर को क्या कहते हैं, उसी लेयर को हम कहते हैं ब्लड क्लोट कहते हैं। इस तरह से ब्लड क्लोट होता है। अब ब्लड क्लोट जो है ना, क्लोट कॉन्टैक्ट एंड सॉलिडिफाई, यही तुम्हारा क्या होगा, सॉलिडिफाई हो जाता है, और सॉलिडिफाई होने के बाद एक लिक्विड जैसा सब्सटेंस वहां पर निकलता है। उसी लिक्विड को हम क्या करते हैं, देखना जब छिलेगा ना छिल जाएगा तो देखना क्या होगा, ब्लड क्लोटिंग के बाद एक थोड़ा सा लिक्विड जैसा निकलेगा, पानी जैसा वहीं से निकलेगा। वो पानी को हम लोग क्या कहते हैं, उस पानी को हम लोग सीरम के नाम से जानते हैं।
हैं। किसके नाम से जानते हैं? सीरम के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? सीरम के नाम से। अभी हम लोग एनिमेशन देखेंगे, देखो जैसे कि ये जो है ना, ये महिला क्या कर रही है, गाजर काट रही है चाकू से, और चाकू से काटते काटते चाकू उसके हाथ में लग जाता है। अब हाथ में लगा तो ये पार्ट क्या होगा, इसका कट गया। अब कट गया तो यहाँ से ब्लड वेसल से ब्लड हमारा फ्लो कर रहा है, ब्लड हमारा फ्लो कर रहा है, ब्लड हमारा फ्लो करते करते जा रहा है। तो यहीं पर कहीं ना कहीं प्लेटलेट जाता हुआ देखिएगा, प्लेटलेट जाते हुए देखिएगा कि यहाँ पर क्या कट गया। अब जिसे देखा कि कट गया तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया, बाहरी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया, तो अपने आप फट जाएगा, वो अपने आप क्या हो जाएगा, फट जाएगा। और फटने के बाद ये क्या हो गया, देखो यहाँ पर ये क्या होगा, प्लेटलेट्स आया, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में देखा कि बाहरी ऑक्सीजन आया इसमें, तो क्या होगा कि अपने आप में फट जाएगा। और फटने के बाद क्या निकालेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन निकाल दिया। क्या निकाल दिया, थ्रोम्बोप्लास्टिन निकाला। यही थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में, कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में, ठीक है ना, पोरोथ्रोम्बिन के साथ में एक्ट करा, और पोरोथ्रोम्बिन के साथ एक्ट करने के बाद क्या बना दिया, थ्रोम्बिन बना दिया। यही थ्रोम्बिन जो है फाइब्रोजन के साथ में एक्ट करके, फाइब्रोजन के साथ में एक्ट करके फाइब्रिन बना दिया। यही फाइब्रिन धागा जैसा स्ट्रक्चर जो है, धागा स्ट्रक्चर जाएगा जाएगा जाएगा, देखो यहाँ कटा हुआ पार्ट पे जाकर क्या हो, जमा हो गया। क्या हो गया, जमा हो गया। अब जैसे जमा हो गया तो क्या ये अभी सारा एक नेटवर्क बना दिया, सारा का सारा क्या हो गया, एक नेटवर्क बन गया, नेटवर्क बन गया, नेटवर्क बन गया, जिसको कहते हैं पॉलीमराइज हो गया। क्या हो गया, पॉलीमराइज हो गया। यही फाइब्रिन जो है पॉलीमराइज होकर के एक जाल बिछ गया, एकदम पूरा जाल बिछ गया। अब बताओ जितना भी ब्लड पार्ट्स है, ब्लड वाला कॉर्पुस्कल्स है, जो भी है, वो क्या इस जाल से निकल पाएगा, क्या नहीं निकल पाएगा। यहाँ पर चक्रव्यूह रच दिया, नहीं जा पाएगा। अब निकल ही नहीं पाएगा, निकल ही नहीं पाएगा, तो हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर जाके जम जाएगा ये सब। इसको कहते हैं ब्लड क्लॉट हो जाना। क्या होना, ब्लड क्लॉट होना, ब्लड क्लॉट होना, ब्लड क्लॉट होना। बात समझ में आया क्या, कोई दिक्कत? चलो अब हम लोग बात करेंगे सीरम के बारे में। क्या होता है सीरम, जब वही जब छिल जाएगा, जब कट जाएगा, जैसे देखो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। जब कट जाएगा तो कटने के बाद क्या होता है, कटने के बाद क्या होता है, वहां ब्लड कोटिंग हो गया, वहां से थोड़ा सा लिक्विड जैसा सा बचा निकलेगा। वही लिक्विड को हम लोग क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं, सीरम के नाम से जानते हैं। ये हमारा क्या था, ये हमारा था ब्लड था। तो कंप्लीट ब्लड के बारे में आज हम लोग डिस्कस किए, क्या क्या पढ़े, ब्लड क्या होता है, उसके बाद हमने बात की ब्लड कितने टाइप्स का होता है, ब्लड का क्या तुम्हारा प्लाज्मा क्या है, हम लोग देखें कॉर्पुस्कल्स क्या है, कॉर्पुस्कल्स कितने टाइप्स का होता है, प्लाज्मा का हम लोग बात किए, हम लोग ब्लड कॉर्पुस्कल्स को 1 1 1 1 बाय करके हम लोग सबके बारे में पढ़े हम लोग, ठीक है ना। ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है, ये सब सारा टॉपिक हम लोग डिस्कस किए, ठीक है। तो आज का क्लास इतना, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे।